नमस्कार दोस्तों केरल राज्य का नाम अब आगे से केरल नहीं रहेगा। इस नाम को चेंज करने का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। बट व्हाई डज गवर्नमेंट वांट टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, पहला सवाल। दूसरी बात, किसी भी राज्य का नेम चेंज करने का प्रोसीजर क्या है? क्या इतना आसान होता है किसी भी स्टेट या फिर यूटी का नाम चेंज करना? इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं? क्या किसी संवैधानिक संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी? उस बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ केरल राज्य का जो इतिहास है यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर भी एक नजर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज दीप कॉन्सेप्ट चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। हियर इज द न्यूज। Kerala Assembly unanimously passes resolution to change officially name of the state to Keralam. It means official name अगर हम देखते हैं वर्तमान के अंदर वो है केरला, एंड हिंदी के अंदर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं या फिर लिखते हैं केरल, राइट। तो इसको नाम को चेंज करके केरलम करने की बात की जा रही है। ये भी आप न्यूज देख पाओगे, काफी मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है। नाउ वेनेसडे को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एनोनिमसली पास कर दिया एक रेजोल्यूशन जो बात करता है कि केरल राज्य का नाम ऑफिशियली चेंज होना चाहिए और केरलम हो जाना चाहिए। अब केरला की अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान के अंदर इसको इंग्लिश के अंदर केरला करके लिखा हुआ है, लेकिन ये चाहते हैं कि केरलम होना चाहिए। अगर हिंदी में भी हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे केरलम करके, राइट। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है असेंबली के अंदर, and the resolution was moved by the Chief Minister Pinarayi Vijayan, who argued the central government to change the state's name to Kerala in all languages। अर्थात हमारे जो 8वां शेड्यूल है उसके अंदर आपको पता है 22 भाषाएं मेंशन है और इंग्लिश एक अलग से ऑफिशियल हमारी लैंग्वेज है। तो ये चाहते हैं कि इस प्रकार से 22 की 22 भाषाएं इंग्लिश के अंदर भी नाम यहाँ पे चेंज होना चाहिए और ये है नाम होना चाहिए केरलम। And the resolution was accepted by the Congress-led UDF opposition without any modification and amendments। जो अगर आप केरला के असेंबली का देखोगे तो वहां पे 140 सीटें हैं। वर्तमान में सरकार बनी हुई एलडीएफ की। यहाँ पे बीजेपी के पास पे आपको पता एक भी सीट नहीं है। तो यूडीएफ की जो सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट उसको लीड किया जाता है सीपीआई-एम के द्वारा, मार्क्सिस्ट के द्वारा। उन्होंने इस रेजोल्यूशन को लेके आए थे। और अपोजिशन में अगर आप देखोगे तो यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कांग्रेस पार्टी उसको लीड करती है 20 सीटों के साथ में। तो सब ने मिलकर इसको पास कर दिया है। ये चाहते हैं कि हमारा हाँ नाम चेंज यहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने असेंबली ने ये बताया कि इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी किया जाना चाहिए। अब हमारे संविधान के अंदर आप देखोगे तो वहां पे इसका नाम लिखा हुआ है केरला करके। तो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन का यही कहना है कि अंडर द रूल 118 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, इस रेजोल्यूशन को इन्होंने पास किया है और ये चाहते हैं कि हमारा जो नाम है केरलम हो जाना चाहिए। सो इसके पीछे का लॉजिक या फिर जो भी रीजन इन्होंने ये बताया है कि देखिए केरलम जो शब्द है वो मलयालम भाषा का शब्द है और ये जो पूरा बेल्ट है आप देख पाओगे जहां से केरल स्टेट हमारा बनता है, फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड मोस्टली जो लोकल लेवल पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मलयालम लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो इसी आधार पे इस राज्य का बंटवारा भी हुआ था, इसका फॉर्मेशन भी हुआ था, आपको पता है। हालांकि ये पूरा जो मलयालम बेल्ट है ये कभी एक राज्य नहीं हुआ करता था। यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई वंशों ने यहाँ पे राज किया है, लेकिन ये पूरा बेल्ट आपका मलयालम भाषा बोलता है, इसीलिए इसको केरल नाम दिया गया था। अब इस रेजोल्यूशन में यह भी बताया गया है कि देखिए स्टेट का जो मलयालम भाषा के अंदर नेम है वो केरलम ही है। आज भी आपको पता है हमारी 22 भाषाओं के अंदर मलयालम भी शामिल है, लेकिन मलयालम के अंदर इसको केरलम ही प्रोनाउंस किया जाता है आज भी। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर इसका नाम चेंज होना चाहिए। और इस राज्य का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को लिंग्विस्टिक आधार के ऊपर। वैसे तो आपको पता है 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश पहला हमारा स्टेट बना था भाषाई आधार पे, लेकिन इस पूरे रीजन पे जहां पर केरल लैंग्वेज बोली जाती थी तो इसको बनाया गया था केरला स्टेट 1956 के अंदर। और इसी दिन 1 नवंबर को केरला पिरावी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इस पूरे रीजन में मलयालम स्पीकिंग लोग रहते हैं, उनकी कई दिनों से डिमांड थी जो कि हमारी मदर टंग है, हम चाहते हैं कि इसका नाम केरलम होना चाहिए। और फ्रीडम स्ट्रगल का जब टाइम था उसी टाइम के पीरियड से हम लोग देखते हैं कि इसकी डिमांड काफी उठती रही है। एंड हाउएवर
फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द स्टेट एज केरला। तो जैसा मैंने आपको बताया संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुसूची। और सरकार ने यह भी बताया है, केरल की सरकार ने, कि आर्टिकल 3 का सहारा लेकर ये अमेंडमेंट होना चाहिए। हम इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे, शेड्यूल फर्स्ट के बारे में और आर्टिकल 3 के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल आर एक्सेशनली टेबल्स होती हैं जो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन विच इज नॉट फाउंड इन द आर्टिकल्स। जो संविधान के आर्टिकल्स के अंदर नहीं मिलती है वो इंफॉर्मेशन हमें शेड्यूल्स के अंदर मिलती हैं। शुरुआत में इनिशियली तौर पर हमारे पास 8 शेड्यूल हुआ करती थी जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और लागू हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए और वर्तमान में आप देख पाओगे हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो शेड्यूल है वो बात करता है स्टेट एंड द यूनियन टेरिटोरीज नेम एंड देयर बाउंड्रीज डिटेल। तो हमारे जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटोरीज हैं उनके नेम की बात की जाती है एंड उनके बाउंड्रीज की बात की जाती है, या फिर जो भी स्टेट के कंपोनेंट्स हैं उनकी बात की जाती है। और इसी प्रकार 8वीं का जिक्र आया था, तो 8 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। बाकी प्रत्येक को आप यहाँ पे डिटेल से देख पाओगे प्योज करके, राइट। जो पहला शेड्यूल है वो बात करता है नेम ऑफ द स्टेट एंड द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटोरी। इसके साथ साथ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटोरीज की बात करता है। यहाँ पे हमारे 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटोरीज के बारे में लिखा हुआ है, उनके नाम क्या है, उनकी बाउंड्रीज क्या है, उनका जुरिस्डिक्शन क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं और कहाँ कहाँ तक बाउंड्री फॉल करती है, वो सारी बातें डिटेल से शेड्यूल फर्स्ट के अंदर लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं शेड्यूल फर्स्ट जो हो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे संविधान के पार्ट 1 से रिलेटेड है। अब पार्ट 1 क्या बात करता है, नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटोरीज, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक जो हमारे आर्टिकल है, या फिर मैं कहूँ कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं शेड्यूल फर्स्ट से, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल फर्स्ट का सहारा लेकर आर्टिकल 3 के अंदर आर्टिकल 3 का सहारा लेकर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर चेंज करने की बात की जा रही है। आई होप कि आप चीज समझ पा रहे होंगे, है ना। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या बात करता है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए वर्तमान में वैसे तो कोई भी पार्ट हो हमारे संविधान का, प्रीम्बल से लेकर इवन आर्टिकल 368 तक सब कुछ अमेंडेबल है ना। हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास में ये पावर है। तो शेड्यूल फर्स्ट भी यहाँ पे सब्जेक्ट है चेंज होने का। तो सबसे पहला यहाँ पे चेंज किया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के अंदर, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट यहाँ पे कैरी आउट किया गया था। इस दौरान आप देख पाओगे फजल अली कमीशन बनाया गया था। उस फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे 14 स्टेट प्लस में 6 यूटीज का निर्माण हुआ था और उन्हीं में से एक था केरल स्टेट, है ना। तो केरल जो बना था उसको केरला नाम यहीं पे मिला हुआ था और ये तब बना था। तो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ। दूसरा हुआ था यहाँ पे 9th अमेंडमेंट 1960 के अंदर, कुछ पाकिस्तान के साथ में हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, उसको यहाँ पे रिजोल्व किया गया था। 10वें के तहत हमने दादरा और नगर हवेली को हमारे यूटी के रूप में शामिल किया था और 12वें के तहत हमने क्या किया था, गोवा दमन और द्वीप को पुर्तगालियों से लेके यूटी बनाया था। बाद में गोवा के लिए फिर वो अलग से बना था। और 14th के तहत हमने पुडुचेरी को मिलाया। 36 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। 100वें के तहत हमने बांग्लादेश के साथ में एक एग्रीमेंट किया जिसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस ट्रीटी के तहत हमारे कुछ इनक्लेव्स थे जो बांग्लादेश के अंदर फॉल करते थे, बांग्लादेश के कुछ इनक्लेव हमारे अंदर फॉल करते थे। हालांकि देखिए लैंड तो बांग्लादेश में था लेकिन उनका ज्यूरिसडिक्शन इंडिया के पास में था। इसी प्रकार से लैंड बांग्लादेश का इंडिया के अंदर था लेकिन ज्यूरिसडिक्शन बांग्लादेश के पास में था। तो उसमें काफी समस्याएं फेस की जा रही थी। 2015 के अंदर इनको एक्सचेंज यहाँ पे फिर किया गया था सरकार आने के बाद, राइट। और रिसेंट अगर आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर को हमने जब यूटी बनाया तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेके आए थे और इसके तहत शेड्यूल फर्स्ट के अंदर चेंज यहाँ पे किया गया था। और आप देख पाओगे फिर 2011 के अंदर भी जो ओडिशा स्टेट है उसका नाम ओडिशा आया था, ODISHA। उससे पहले ओडिशा करके उसको बोला जाता था। तो 2011 के अंदर काफी लंबे संघर्ष के बाद ओडिशा का नाम चेंज किया गया था। तो अब हम देखते हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ने 4 बार अपनी रिकमेंडेशन सरकार को भेज दी है कि हमारा नाम चेंज कर दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है, ठीक है। तो आर्टिकल फर्स्ट की हम बात करें जो कि पार्ट है, पार्ट फर्स्ट का, द यूनियन एंड द टेरिटरी ऑफ द इंडिया।
राइट। इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। आई थिंक मैंने वहां पे नेम बोल दिया था, नेम यहाँ पे अंदर में मिलेगा हमको। तो जो पार्ट 1 का नाम मिलेगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, ठीक है। ये बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल की बात पहले लिखी हुई है, इसके ऊपर भी कई बार डिबेट छिड़ चुकी है देश के अंदर कि ये होना चाहिए भारत दैट इज इंडिया, ना कि इंडिया दैट इज भारत। क्योंकि काफी आर्ग्यूमेंट इसके लिए दिए जाते हैं कि स्पेशल वीडियो में अलग से इसके ऊपर लेके आऊंगा, खैर अभी यहाँ पे बात हम नहीं करेंगे। तो ये जो बात करता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही लिखे हुए हैं, जहां पे हमारा केरल भी आता है और केरल का नाम केरला है। मीन्स जितने भी हमारे स्टेट एंड यूटीज हैं उन सब का नाम, बाउंड्रीज, जुरिस्डिक्शन, उनके कंपोनेंट वे सब वहां पे लिखे हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, आर्टिकल 1 का सहारा लेकर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 2 है हमारे पास, जो कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है। अगर कोई नया राज्य बनाना है, बाहर से कोई स्टेट या फिर किसी भी टेरिटरी को हमने इंडिया के अंदर शामिल करना है, तो वो सब कहाँ पे होंगे? आर्टिकल 2 में होंगे। अगर तो हमें नए राज्यों का फॉर्मेशन करना है, किसी राज्य की बाउंड्री को अल्टर करना है, किसी राज्य की बाउंड्री को इंक्रीज करना है, किसी को यूटी बनाना है, किसी को स्टेट का दर्जा देना है, तो वो सब कहाँ पे होगा? आर्टिकल 3 का सहारा लेके किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ई के अंदर लिखा हुआ है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। अगर हम किसी राज्य का नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो 3 का सहारा लेकर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर चेंज किया जाएगा, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। हालांकि अगर नॉर्मल कोई चीज करनी है तो दे कोई भी बिल यहाँ पे इस पर्पज के लिए जरूरी नहीं है, इन आइदर इन बोथ दी हाउसेज। अगर तो राष्ट्रपति जी रिकमेंडेशन करते हैं तब हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा, या फिर स्टेट असेंबलीज यहाँ पे भेजती हैं अपनी रिकमेंडेशंस। ठीक है, अब ये रिकमेंडेशन देखिए, इसमें प्रोसीजर क्या होता है, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? एक बिल पास करेगी, राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अगर बाई कैमरल है तो फिर वो काउंसिल में भी पास किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। फिर ये फिर जाएगा आपका होम मंत्रालय के पास, होम मिनिस्ट्री के पास में जाएगा, और वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हमको चाहिए, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस है, पोस्ट वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है, डाकघर वाला, इसके साथ साथ वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि हमें, क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट के अंदर फिर वो नाम चेंज होगा राज्य का, क्योंकि वो बड़े लेवल के ऊपर है तो हर राज्य के अंदर चेंज होगा। अगर शहरों का नाम चेंज करना है, किसी छोटे कस्बे का नाम चेंज करना है, गांव का नाम चेंज करना है, तो वो स्टेट अपने लेवल पे कर देता है, उसमें सेंटर की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरे राज्य का या फिर यूटी का नाम चेंज करना है तो उसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट में भी नाम चेंज होना पड़ेगा। इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। होम मंत्रालय फिर अपनी रिकमेंडेशन लेके जाएगा पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट में फिर एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसको पास किया जाएगा दोनों हाउसेज के द्वारा। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद वो एक्ट बनेगा। वो सब प्रोसीजर फिर ऐसे फॉलो किया जाता है जैसे कि ओडिशा के केस में किया गया था, राइट। तो ये बात है। अब हालांकि इन्होंने अपने रिकमेंडेशन भेज दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि होम मंत्रालय को। उसके बाद अब देखना बाकी है कि किस प्रकार से चीजें फॉरवर्ड होती हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जैसे कि यहाँ पे चेरा करके एक डायनेस्टी हुआ करती थी, और इस चेरा के अंदर ही केरल को यहाँ पे चेरल करके बोला जाता था, ठीक है। हम लोग बोलते केरलम, इन्होंने नाम बताया केरलम, तो उस केरलम को ही यहाँ पे इन चेरा के टाइम पे चेरलम करके बोला जाता था, ठीक है। ऐसा मीन्स बताया जाता है चेरलम से ही केरलम बना है। और कोची, जैसे ऊपर आप यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे त्रावणकोर डायनेस्टी हुआ करती थी, त्रावणकोर स्टेट बना था बाद में, फिर ऊपर कोची स्टेट हुआ करता था, और इसके ऊपर ये मालाबार है, क्योंकि इस तट को आपको पता मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। और ये जब प्रिंसिपल स्टेट बने उस टाइम पे भी आप देख पाओगे इस पूरे बेल्ट के अंदर मलयालम भाषा बोली जाती थी। हालांकि अलग अलग हम जुरिस्डिक्शन देखते हैं, अलग अलग यहाँ पे प्रशासन देखते हैं, बट फिर भी इस पूरे बेल्ट में मलयालम भाषा बोली जाती थी। तो इनका यही कहना था, इस भाषा के आधार पे हमको अगर नया राज्य मिला है तो मलयालम भाषा के अंदर केरलम शब्द हमारा है इस पूरे रीजन के लिए। अगर केरलम मलयालम भाषा के लिए है तो प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर लिए हमको केरलम करके नाम दिया जाना चाहिए। तो ये इतिहास में और भी अशोका के टाइम पे भी जाया जाता है। अशोका के टाइम पे एक यहाँ पे इनक्रिप्शन मिलता है, जिसको कि एरिडिक्ट 2 करके बोला जाता है। आई थिंक ये 257 बीसी के आसपास का है। उसके अंदर यहाँ पे चेरा की डायनेस्टी का वर्णन मिलता है, और उसके अंदर हमको चेरम करके शब्द मिलता है, ठीक है। तो ये कई यहाँ पे बातें इनके द्वारा बताई जाती हैं। हालांकि जो भी है, मेन रीजन यही है
इस पूरे बेल्ट में मलयालम भाषा बोली जाती थी। मलयालम के अंदर हमको केरलम देखने को मिलता है। केरलम देखने को मिलता है तो वर्तमान में भी नाम केरल से केरलम होना चाहिए, न तो केरल न ही केरला। ठीक है, ये सरकार का आर्ग्यूमेंट है। ये था लेक्चर मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन ऐसा है तो प्लीज़ यार, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।